एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता फिर से लेकर आपका ऐलान जंग सीरीज में फिर से हाजिर हूं। टॉप 20 जीएस क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन आपका क्षमता को दर्शाएगा। आप अपना क्षमता को यहां से नाप सकते हैं कि आप 20 में से कितना सही करते हैं। अगर आप 20 में से 15-16 सही कर रहे हैं तो आप अच्छे कैटेगरी में। अगर आप 20 में से 10-12 भी सही कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई का स्थिति बहुत खराब है और आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बाज की तरह उड़ना है तो इसको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये सेट 16 है। आज का 16 सेट लेकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐलान जंग सीरीज का आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुष के युग्म स्वावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो किससे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा का कब्रिस्तान। ठीक है, तो यह प्राप्त हुआ है हड़प्पा का कब्रिस्तान, जहां कौन सा स्थान पे है? राखी गढ़ी स्थान पर हड़प्पा का कब्रिस्तान मिला है। और यहां से युग्म मिले हैं, जहां पे देख सकते हैं यहां इस तरह से एक ऐसा मूर्ति मिला है जहां पे दो प्रेम और प्रेमिका आपस में लिपटे हुए जोड़े मिले हुए। और ये निशानी है कि हमारे पुराने जमाने में भी लव स्टोरी चलती थे, और जिनका अगर किसी का देहांत होता था तो साथ में दफनाया जाता था। ठीक है, तो यह हड़प्पा के काली कब्रिस्तान राखी गढ़ी से ये मिला है। मोहनजोदड़ो को क्या कहते थे? जनरली मोहनजोदड़ो कहा गया मुर्दों का टीला। ठीक है, यहां पूरा हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार यहीं से प्राप्त हुआ है। लोथल क्या था? ये पटन सिटी था, यानी पोर्ट था। और यहां से चावल की भूसी और चावल का साक्ष्य बोल सकते हैं, चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, जो राजस्थान में है। और यहां से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, अग्नि वेदिकाएं और कुंड, भूमि कुंड, इस टाइप से बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है, जो आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगा से कौन सा चीजें प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से कौन क्या नाम था, या मोहनजोदड़ो से क्या क्या फेमस चीजें प्राप्त हुई है। आपका लोथल किस टाइप का शहर था? जितने भी देख रहे हैं, सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, और बाकी छोटे छोटे नगर थे। और छोटे छोटे नगरों में लोथल एक प्रमुख पतन सिटी था, यानी पोर्ट सिटी, जो कहां पे स्थित है? कांडला में, जो आज के समय में गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन, देखिए अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन, ये जो है ये इसका निर्माण किसने किया गया था? इसका निर्माण किए गए थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं के द्वारा ही यह संगठन बनाया गया था 1918 में। 1917 के स्टार्टिंग बनाया गया था, 1917 के लास्ट में बनाया गया था, और इसको 1918 का स्टार्टिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया संस्थापक ये मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी थे, जिन्हें प्यार से महात्मा कहते हैं। महात्मा क्यों कहा गया है बताइए? क्योंकि ये महात्मा की तरह साधु की तरह रहते थे, इसलिए इनको महात्मा कहा गया है। कमेंट में लिख के बताइए कि इनको महात्मा किसने बोला था। सरदार पटेल को किस सत्याग्रह से जोड़ा जाता है? ये बारदोली सत्याग्रह से जोड़ा जाता है, बारदोली सत्याग्रह से जोड़ा जाता है। और सरदार पटेल को ही जन्म उपस पे क्या मनाते हैं? यूनिटी डे, एकता दिवस। ठीक है, एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को एकता दिवस। और इन्हीं को लौह पुरुष बोला जाता था, और इन्हीं का स्टैचू आज हमारा गुजरात में स्थित है, जो कितना है? 182 मीटर ऊंचा है। एन एम लोखंडे भी भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं। ये ट्रेड यूनियन के जनक थे। ट्रेड यूनियन के जनक किन्हें बोला जाता है? एन एम लोखंडे को। और अगला है जयप्रकाश नारायण, जो 1974 में पटना में संपूर्ण क्रांति का आयोजन किए थे। संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी के समय, जो इंदिरा गांधी के द्वारा इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये सब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, और इतिहास को जो उतना अच्छा क्रोनोलॉजी में समझने में आता है, उतना ज्यादा पढ़ने में जो मजा आता है। और मॉडर्न इतिहास सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको इतिहास लेंदी लगता हुआ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में निहित है? यानी कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो इसमें आपको सरकार को या राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि आप राज्य या संविधान के द्वारा आप जनता के प्रति लोक कल्याण कार्य करें। और लोक कल्याण कार्य का मतलब होता है कि जनता का सेवा करें और जनता के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आर्टिकल ये दिया गया है। ये नैतिक मूल्य है जिस तरह से, और नैतिक मूल्य कहां पे होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपका दिया है, जो कि कौन सा है? भाग 4 में
भाग 4 संविधान के आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। ठीक है, इसमें भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है गांधीवादी, दूसरा होता है उदारवादी और तीसरा होता है समाजवादी। ये 3 भागों में बांटा जाता है और 3 भागों में समाज के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हैं। जैसे तुम्हारा ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, छोटे बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया गया है, आपका समान कार्य के लिए समान वेतन बताया गया। इस टाइप से बहुत सारी चीजें यहाँ इसमें ऐड किया गया है। उसी तरह से मूल अधिकार, मूल अधिकार आपका कौन सा आर्टिकल में है? ये भाग 3 में है और आर्टिकल कहां से पाया जाता है? 12 से लेकर 32 तक, 12 से 32 तक और कभी कभी इसको 35 तक लिखा जाता है। प्रस्तावना, ये क्या है? उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य को प्रस्तावना कहते हैं। और मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A भाग 4(1), भाग 4(1), ये सब आपको मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। और यहां से क्वेश्चन फिक्स बनते हैं, यानी आप लिख के रख लीजिए कि आपका 2 क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? का ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो, उस तरह का प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया? ये लिया गया यूएसए से। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये कहां से लिया गया? ये लिया गया आयरलैंड से। आयरलैंड, आयरलैंड कहां है? आपका ब्रिटेन का एक पार्ट हुआ करता था पहले, लेकिन अभी एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, आयरलैंड यहां से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? निर्वाचन में आपका राष्ट्रपति निर्वाचन में 3 भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि टोटल सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अभी वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कितना है? 543। उसी तरह से राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के, विधानसभा हो जितना भी राज्य में विधानसभा है सभी के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये सभी मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनाते हैं और इसी निर्वाचक मंडल के तहत आपका वोट किया जाता है राष्ट्रपति के पद के लिए। और ये किस तरह का वोट होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, एकल हस्तांतरणीय मतदान। ठीक है, ब्रिटेन से कहां से लिया गया? ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया, संसदीय प्रणाली। आयरलैंड का बता दिया अभी, इसका ऑप्शन होगा आयरलैंड, निर्वाचन प्रक्रिया। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, संविधान में किस तरह से संशोधन किया जाता है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, संविधान संशोधन। ये कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 368, भाग कौन सा है? भाग 20। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का क्या मतलब होता है? ऐसी भूमि जो दलदली हो और ऐसी भूमि जो लिस्टेड हो। ये कौन सी भूमि से कौन सा कन्वेंशन के तहत लिस्ट किया जाता है? ये किया था रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन, रामसर एक शहर था, कहां का शहर था? ईरान का शहर था। ईरान का शहर था। 2 फरवरी 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, एक मीटिंग हुआ था, कहां पे? रामसर शहर में, रामसर शहर में। और वही रामसर शहर से साइट को घोषित किया गया, साइट के लिए। और इसी साइट को क्या बोला गया? किसके लिए मीटिंग हुआ था? आर्द्र भूमियों के लिए, आर्द्र भूमियों के लिए, भूमियों के लिए। ठीक है, इसी आर्द्र भूमि के तहत भारत में और पूरा विश्व में नए तरह से आर्द्र भूमियों की पहचान की जाती है, उनकी लिस्टिंग की जाती है और उनका संरक्षण किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। एक तरह से दलदली भूमि जो बहुत ना तो एक तरह से मिट्टी वाली क्षेत्र होती है और ना ही पानी वाले क्षेत्र, बीच वाला क्षेत्र होता है, जहां पे विभिन्न तरह के प्रजाति पाए जाते हैं, वही आर्द्र भूमि कहते हैं। और इसी 2 फरवरी 1971 को जब गठन हुआ था रामसर साइट का घोषणा, इसी 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। नेक्स्ट वेटलैंड डे, इसको क्या बोलते हैं? वेटलैंड, वेटलैंड डे। ठीक है, तो साथ साथ में आपको डेट भी बताया जा रहा है और डेट से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए डेट से क्वेश्चन बनते हैं, इस डेट को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? इसका आंसर पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहां पे? पैंटानल, दक्षिण अमेरिका में है। ये ब्राजील और जो कांगो, ब्राजील के जो बगल के हैं बोलिविया, उस सबसे क्षेत्र से मिला हुआ, बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है पैंटानल, जो क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखा क्षेत्र पास पाया जाता है पैंटानल। उसी तरह से ओकाबोंगो, ये कहां पे? ये बोत्सवाना में है, बोत्सवाना। बोत्सवाना कहां? ये अफ्रीका में है। कैमरग्यू, ये फ्रांस का आर्द्र भूमि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? ठीक है, अभी आपको बताएं एक डेट, 2 फरवरी, क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे।
उसी तरह से यहां भी पूछा गया है, यानी कि आपको एक इस वीडियो में हमेशा से 4 से 5 आपका डेट्स याद करवाए जाएंगे, और इस तरह से जब तक हमारा वीडियो सीरीज आपका एग्जाम तक पहुंचेगा तब तक आपका सारा डेट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसको देखने से ही आपका सारा डेट याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, मजदूर दिवस, इसको मजदूर दिवस भी कहते हैं 1 मई को। 28 फरवरी को क्या होता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी साइंस डे, विज्ञान दिवस, साइंस डे, साइंस डे। साइंस डे क्यों मनाते हैं? सीवी रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। 11 जुलाई राष्ट्रीय विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस। और 7 अप्रैल, लास्ट वीडियो में बताए थे, 7 अप्रैल क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस। तो देख सकते हैं आपको एक क्वेश्चन में 4 डेट्स क्लियर कराए जा रहे हैं। इसी तरह से आपका डेट्स क्लियर होगा, और ये डेट्स आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, और यही डेट्स आपको आगे जाके एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन फिक्स करेगा, यानी एक क्वेश्चन डेट से हमेशा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात शिमोगा जिले में किस राज्य में स्थित है? सबसे ऊंचा झरना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। आप लोग जल्दी से टिक मारेंगे, महात्मा गांधी जोग गरसोपा जलप्रपात, और आपका हो जाएगा गलत। तो गलती नहीं करना है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि इसका सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो है कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल वाटरफॉल कहां पे है? शिमोगा जिला। कौन सा जगह राज्य में? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और कौन सा नदी में? ये वाराही नदी, वाराही रिवर नदी। ठीक है, कितना हाइट है इसका? कुंचिकल का हाइट है, अगर ऊंचाई देखें तो इसका कुल ऊंचाई है 455 मीटर, 455 मीटर हाइट है। तो कौन सा हो गया? ये कर्नाटक में हो गया। उसी तरह से आपको बहुत सारा वाटरफॉल्स को याद रखना है, जैसे जोग गरसोपा जलप्रपात है, उसका लगभग 250 मीटर हाइट है, और वो 5वां या 6ठा स्थान पे आता है। हमारा झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? लोध जलप्रपात। उसके बाद हुंड्रू जलप्रपात, इस टाइप से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोटैनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक। ठीक है, बोटैनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक से आप लोग कंफ्यूज नहीं है कि बोटैनिकल गार्डन से। बोटैनिकल गार्डन दूसरा जगह होता है, कलकत्ता में क्या है? कलकत्ता में बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, बोटैनिकल गार्डन अच्छा होता क्या है? ये पशु पक्षियों के जगह पे आपका पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है, पेड़ पौधों के लिए बहुत सारा प्रजातियां बनाया जाता है। बोटैनिकल मतलब बोटनी। बोटनी क्या होता है? पेड़ पौधों के बारे में जानकारी, या आपका पौधों और वनस्पतियों की जानकारी के लिए एक विभाग बनाया जाता है, या सब्जेक्ट है, उसको बोटनी कहते हैं। और इसी बोटनी को अध्ययन करने के लिए एक गार्डन बनाया जाता है, जहां पे विभिन्न प्रकार के आपका पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उनका दर्शन किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। उसी की जगह पे बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं। इसका ऐसे चिड़ियाघर कैसे होता है, जो जिसको जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं, उसी तरह से बोटेनिकल गार्डन होता है। और इसी बोटेनिकल गार्डन का हमारा इंडिया में फेमस 2 बोटेनिकल गार्डन है, एक है बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक, दूसरा है बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल जो गार्डन है वो कलकत्ता में, और बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक यहाँ पे कहां पे? ये आपका नोएडा में। नोएडा कहां पड़ता है? यूपी में। ठीक है, नोएडा। ठीक है, नोएडा भी क्या एक्रोनियम है, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट एरिया। ठीक है, ये नोएडा जो आप सुनते हैं, नोएडा किसी नाम नहीं है, नोएडा शॉर्ट फॉर्म है तुम्हारा। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया का शॉर्ट फॉर्म, उसी का बड़ा वर्जन ग्रेटर नोएडा भी होता है, वो भी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा, जहां दिल्ली के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली का सल्तनत का शासक कौन था? तो इब्न बतूता बहुत बड़ा क्या था? इतिहासकार था, बहुत बड़ा ट्रैवलर था, जो कौन सा देश से आया था? ये मोरक्को देश से आया था। मोरक्को कहां पे है? अफ्रीका के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, जहां पे एटलस पर्वत है। तो इब्न बतूता कहां का निवासी था? मोरक्को निवासी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इब्न बतूता था वो कहां का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। ठीक है, मोरक्को कहां, कौन सा देश है? ये अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका का देश है, पश्चिमी अफ्रीका का। ठीक है, और इब्न बतूता का एक फेमस बुक था, वो क्या नाम था बुक का? इनका बुक का नाम, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में, इतिहास के बारे में पता था, इनका बुक का नाम था रेहला। ठीक है, बुक का नाम, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, इसको याद रखना है कि इब्न बतूता का बुक का नाम क्या था? रेहला। ठीक है, और इब्न बतूता किसके टाइम पे आया था भारत?
भारत इब्न बतूता 1333 के ईस्वी आया था और इस टाइम भारत का शासन था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल शासक भी कहते हैं। आपका दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा हुआ है रेहला में, दिल्ली सल्तनत का इतिहास, सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है। इसमें टोटल 5 राजवंश आए थे दिल्ली सल्तनत में। 5 राजवंश कौन सा आया था? पहला आया था गुलाम, दूसरा आया था खिलजी, तीसरा आया था तुगलक, चौथा आया था सैयद और लास्ट आया था लोदी। ये टोटल 5 राजवंशों का इतिहास लगभग 320 वर्ष का इतिहास जो रहा है 5 राजवंशों का साथ में रहा। और सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तुगलक का, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान भाग 9 में नगरपालिका को जोड़ा गया था? यानी कि नगरपालिका किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया, ठीक है। तो नगरपालिका भारतीय संविधान में भी ऐड किया गया है, आपको पता होना चाहिए। नगरपालिका संविधान का कौन सा हिस्सा में है? संविधान के भाग 9 में है, भाग 9B में, 9A में, ठीक है। लिखा भी है 9 क में, 9 क में है। और ये कौन सा आर्टिकल शेयर करता है? यह आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये संविधान नगरपालिका के लिए अलग से अनुसूची भी बनाया गया। अनुसूची किसमें है? अनुसूची 12 में, ठीक है। नगरपालिका का जब आया था विधेयक तब इसको पास किया गया। पास किया गया कौन सा संविधान संशोधन में? यह किया गया था 74 में। 73 में किया गया था? 73 में आपका किया गया था पंचायत, ठीक है। और 74 में कौन किया गया? 74 में किया गया आपका नगरपालिका। ये कब किया गया था? 1994 में। 1994 में पंचायत कब किया? 1993 में, ठीक है। उसी तरह से 74वां संविधान संशोधन 1994। 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976। इसमें क्या हुआ था? इसमें आपका बताए थे कि इसमें बहुत सारे आर्टिकल ऐड हुए हैं, जैसे कि आपका मूल कर्तव्य इसी टाइम पे आया था 1976 में, इंदिरा गांधी के शासन का टाइम पे। बहुत सारी चीजें हैं, इसको छोटा मिनी संविधान भी कहा जाता है, किसको? 42वां संविधान संशोधन को। उसी तरह से 39वां ये कब हुआ था? ये 1975 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य जो पर्सनालिटी है उनको द्वारा जो कार्य किया जाता है, उनके शक्तियों को, उनके द्वारा कार्य किए गए कार्य को जुडिशियल रिव्यू, जो आपको बताए हैं क्लास में कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल और न्यायिक पुनरीक्षण, यानी कि उनके द्वारा कोई भी काम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जज नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या जांच नहीं कर सकता, उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यानी आपका न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति खत्म कर दी गई थी, जो कि एक तरह से संविधान का हत्या है। किसमें आर्टिकल में होता? 39वां संविधान संशोधन 1975। इस टाइम आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी की सरकार था, जैसा मर्जी था वैसा कर रही थी वो, ठीक है। तो 1975 में। उससे 10वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब आया था, ठीक है। इसके बारे में आप कमेंट करके हमें बताएं ये कब आया था और इसके क्या हुआ है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम, देखिए शारदा अधिनियम बहुत फेमस आर्टिकल था, बहुत फेमस संशोधन था और बहुत फेमस, इसको क्या बोल सकते हैं, बहुत फेमस महत्वपूर्ण बदलाव था। इस बदलाव के तहत भारत में एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति फैली हुई थी, जिसके तहत एक छोटे छोटे बच्चे या छोटी छोटी बच्चियों का 10 साल 12 साल 15 साल के में शादी कर दिया जाता था, यानी कि बाल विवाह का। तो बाल विवाह का जो प्रथा था आपका अंग्रेजों के द्वारा शारदा अधिनियम ला के और उसको खत्म किया गया। तो शारदा अधिनियम कब लाया गया था? ये 1929 में लाया गया था। 1929 में शारदा अधिनियम लाया गया था और शारदा अधिनियम के तहत बाल विवाह का प्रतिषेध किया गया था, बाल विवाह का प्रतिषेध, ठीक है। उसी तरह से 1829 में किसका खत्म हुआ था? इसका हुआ था आपका शुरू में सती प्रथा का किसके द्वारा हुआ था? राजा राम मोहन के प्रयासों से, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। उसी तरह से 1856 में क्या खत्म हुआ था? विधवा पुनर्विवाह आया था, विधवा पुनर्विवाह। तो समाज में जो तरह के भारतीय इतिहास में सामाजिक जो बदलाव हुए, सामाजिक आंदोलन हुए, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यहां बोला है 2 से 5 तक 2023 में जो राष्ट्रीय शीतकालीन होगा। राष्ट्रीय शीतकालीन क्या होता है? विंटर नेशनल गेम्स। नेशनल गेम भी 2 बार होता है, एक समर टाइम होता है, एक विंटर टाइम होता है, ठीक है। और समर टाइम जो विंटर नेशनल गेम था ये पहली बार कब हुआ था? फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम हुआ था 2020 में। 2020 में कहां पे हुआ था ये? गुलमर्गा में हुआ था। गुलमर्ग कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो पहला विंटर गेम 2020 में। उसी तरह 2023 का जो विंटर गेम है ये आपका उत्तराखंड देवभूमि में किया जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि में आयोजित किया जाएगा या किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? ठीक है, हुसरी और बिहुना से नाम पता चल रहा है, बिहुना से किसका वर्ड से बना है? बिहू से। ठीक है, और बिहू किस लोक नृत्य है या किस तरह का फेस्टिवल है? ये आपका असमी फेस्टिवल है, असम का। ठीक है, उसी तरह से हुसरी भी असम का है। ठीक है, तो लोक नृत्य से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हुसरी और बिहुना के बारे में जानिए। और हुसरी और बिहुना क्या है? एक फेमस लोक नृत्य है, यानी फोक डांस है। और फोक डांस कहां का है? ये असम का है। कहां का है ये? असम का है। ठीक है, असम का फोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में मनाए गए 111वें बिहार दिवस की थीम क्या थी? 111वें बिहार दिवस की थीम आपकी क्या थी? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? जनरली बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और क्यों मनाया जाता है? बिहार को बंगाल से अलग किया गया था 1912 में। 1912 में बिहार राज्य बना था। बिहार राज्य बना था। कैसे बना था? बंगाल से अलग होकर। बंगाल से अलग होकर। ठीक है, बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य बना था। इसका थीम क्या है? युवा शक्ति बिहार प्रगति। ठीक है, ये इसका थीम है, युवा शक्ति बिहार प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना के नमक सत्याग्रह के लिए स्थान का चयन किया गया था। स्थान का चयन किया गया था कहां पे किया गया था? पटना में नमक सत्याग्रह, यानी बिहार का जो नमक सत्याग्रह था। जनरली बिहार का नमक सत्याग्रह क्या होता है? हमारा झारखंड भी उसी टाइम बिहार में ही था, तो झारखंड या बिहार का जो नमक सत्याग्रह था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे समुद्र था नहीं, तो समुद्र के किनारे नमक बनाकर आंदोलन किया जा रहा था, नमक सत्याग्रह। लेकिन यहाँ पे क्या था? नमक को कानून तोड़ के और उसके खिलाफ विरोध करके, विरोध प्रदर्शन और बहुत सारी जैसे चौकीदारी, टैक्स ना देना, इस सब को नमक सत्याग्रह का सपोर्ट किया गया था। और नमक सत्याग्रह कब हुआ था बिहार में? 16 अप्रैल 1930 में हुआ था। ठीक है, 1923 में हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? ये पटना के गांधी मैदान में हुआ था। पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 के तहत हिंदी सेवा सम्मान एवं पुरस्कार योजना में फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु ये हिंदी के सबसे बहुत बड़ा विख्यात कवि और विख्यात लेखक थे। हिंदी के जानकार या ज्ञानी थे। ठीक है, इसको ज्ञानी बोल सकते हैं या कवि बोल सकते हैं। इनके द्वारा जो फेमस नोवेल लिखा हुआ था, फेमस नोवेल, उनका नोवेल का क्या नाम है? मैला आंचल। आप लोग नाम सुने होंगे मैला आंचल के बारे में, मैला आंचल। ठीक है, इनके इसी के चलते इनको पद्मश्री और बहुत ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य सम्मान, बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। और ये बिहार के थे। और इन्हीं के उपलक्ष्य पे, इन्हीं के सम्मान में एक पुरस्कार स्टार्ट किया गया है, फणीश्वर नाथ नेहरू पुरस्कार। इन्हें जब किसे मिला गया था? 2021 में ये तीनों को मिला गया था। उपयुक्त सभी डॉक्टर चांद पारिक, सुब्रत अग्रवाल और रहनाज फातमी, ये तीनों को अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है ब्रिक्स में कितने नए देश शामिल हैं? ब्रिक्स में कितने नए देश शामिल हुए? ठीक है, कितने नए देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में? अभी हाल ही में 1 जनवरी 2024 को 6 नए देश शामिल हुए। नए देश शामिल हुए ब्रिक्स में। ठीक है, ये 6 देश कौन कौन से थे? 6 देश थे। पहला इथोपिया, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा इजिप्ट, चौथा सऊदी अरब, यूएई और लास्ट में ईरान। ये टोटल 6 देश शामिल हुए। पहले से 5 देश थे, तो 5 + 6 कितना हो गया टोटल? अब ब्रिक्स में कितने टोटल देश हो गए? 11 देश। और कब कौन कौन से देश हुए? 6 देश। अब ब्रिक्स का जो सदस्यता है 11 कंट्री का हो गया। और ब्रिक्स से क्या बन गया? ब्रिक्स प्लस। अब इसका नाम चेंज हो गया, ब्रिक्स प्लस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स संबंधित क्वेश्चन होगा कि ब्रिक्स के नेताओं ने कहां पर आयोजित शिखर सम्मेलन में एक नए विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? अच्छा, ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? स्थापना इसका
इसका स्थापना हुआ था 2009 में। 2009 में जब स्थापना हुआ था तब कितने देश थे? टोटल 4 देश थे। कौन कौन से थे? BRIC, 4 देश थे, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना, टोटल 4 देश आपका ब्रिक कंट्री का शुरुआत किए थे। और इसका हेडक्वार्टर कहां भी बनाया गया था? इसका हेडक्वार्टर था संघाई। संघाई, संघाई कहां? चीन में। चीन की राजधानी बीजिंग है और एक चीन का बहुत बड़ा शहर संघाई में आपका ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है, ब्रिक का। ब्रिक्स से ब्रिक्स कब बना? ब्रिक्स कब बना? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक्स कब बना? ये बना 2011 में। एस का कौन जुटा? एस से साउथ अफ्रीका जुटा, साउथ अफ्रीका जुटा। और ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस, अभी जो हाल ही में 1 जनवरी 2024 को, अभी पिछला क्वेश्चन बनाया 1 जनवरी 2024 को, ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस कंट्री बना और वो उसमें 6 कंट्री जुट कर टोटल 2011 कंट्री हो गए। उसी तरह से NDB, न्यू डेवलपमेंट का बैंक का निर्माण कब हुआ था? ये फोर्ट लेजा घोषणा ब्राजील 2014 में हुआ था। कहां पे हुआ था? एक तरह से बैंक है जो सभी अभी 6 और 5 कंट्रियों के मेंबर का बैंक हुआ गया था, अब टोटल 11 कंट्री हो गया और 11 कंट्रियों द्वारा मेंबर बैंक हो रहा है। अभी कुछ दिन बाद ही, इसी साल या आने वाले सालों में आपका ब्रिक्स का नया करेंसी आएगा, जो जितने भी ब्रिक्स कंट्री के देश है वो इसको यूज किया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? देखिए ये क्वेश्चन आपका बच्चा सबको पता होगा। अभी कितना ज्यादा अयोध्या के बारे में चर्चा हो रहा है। अभी अयोध्या में भगवान जी को प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, राम जी को, और ये प्राण प्रतिष्ठा कब होगी? 22 जनवरी को। सबको पता होगा 22 जनवरी को, यानी कि अभी अयोध्या से बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और ये इवेंट के बाद ही आपका एग्जाम होगा। तो यानी एग्जाम में आपका क्वेश्चन ज्यादा पूछने का चांस है, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। तो कहां पे? अयोध्या में रामलीला का प्राण। अयोध्या कहां पे? यूपी में है, ठीक है। रामलीला का प्राण प्रतिष्ठा, रामलीला का जो निर्माण है अयोध्या में, मंदिर का निर्माण, ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है राम जन्मभूमि ट्रस्ट। राम जन्मभूमि ट्रस्ट, भूमि ट्रस्ट के द्वारा करवाया जा रहा है। ना ही इसको कोई सरकार करवाया जा रहा है, ना योगी सरकार या यूपी सरकार या मोदी सरकार करवा रहा है, ठीक है। 22 जनवरी को 2024 में करवाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किस राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने की ई अधिगम योजना शुरुआत किया है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो करंट अफेयर क्वेश्चन रहते हैं। आपका मुफ्त टैबलेट यानी कि फ्री में टैबलेट देने जा रहा है, फ्री में। इससे क्या होगा? इससे डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और कौन सा क्लास को दिया जा रहा है? 10वीं से 12वीं, 10th से 12th वाले को। और देने वाला कौन सा सरकार है? ये हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार का सीएम कौन है अभी वर्तमान में? ये मनोहर लाल खट्टर है, मनोहर खट्टर। कौन सा पार्टी का? ये बीजेपी का है, ठीक है, ठीक है। आज का वीडियो के लिए यही समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ और हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।